आज हम रूसों की संप्रभुता और उनके शासन संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रूसों की संप्रभुता संबंधी धारणा। रूसों का संप्रभुता सिद्धांत हॉब्स, लॉक तथा बोंदा के विचारों से प्रभावित है। उसने संप्रभुता की व्याख्या हॉब्स की पूर्णता और संक्षिप्तता के साथ लॉक की विधि के आधार पर की है। रूसों ने संप्रभुता को सामान्य इच्छा में केंद्रित माना है। यह समाज अथवा समुदाय में निवास करती है। संप्रभुता को जनता में प्रतिष्ठित करके रूसो निरंकुशतावाद के विरुद्ध एक बहुत बड़ा शस्त्र प्रस्तुत करता है। उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति भू शक्ति का हिस्सेदार है। चूँकि समाज स्वयं संप्रभु है, अतः वही सर्वोच्च है और उस शक्ति का कोई शत्रु नहीं हो सकता। जनता सरकार के कार्यों पर कड़ी और सचेत निगाह रखती है। यहाँ विद्रोह का कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि जनता स्वयं संप्रभु है। रूसों ने संप्रभुता को सामान्य इच्छा में निहित करके असीम, अविभाज्य और अदेय सार्वभौमिकता वाला समर्थन प्रदान किया है। होब्स की भांति निरंकुशता के स्तर में उसने कहा है कि जिस प्रकार प्रकृति मनुष्य के अंगों पर निरंकुश सत्ता देती है, उसी प्रकार सामाजिक समझौता भी राज्य को अपने अंगों पर संपूर्ण सत्ता प्रदान करता है। होब्स की निरंकुशता और रूसों की निरंकुशता में एक बहुत बड़ा अंतर है। जहाँ होब्स की निरंकुशता शासक से संबद्ध है, वहीं रूसों की जनता से संबद्ध है। रूसों ने होब्स की निरंकुशता और लॉक की सार्वजनिक इच्छा को एक साथ मिलाकर लोकप्रिय प्रभुता को जन्म दिया जाता है। रूसों के अनुसार संपूर्ण जनता में सामूहिक रूप से संप्रभुता निवास करती है, अतः यह सामान्य हित को प्रदर्शित करती है। अतः इसका कोई प्रतिनिधि नहीं हो सकता। वास्तव में यह संप्रभुता ही विधियों का मूल स्रोत है। निष्कर्ष रूप में रूसो लोकप्रिय संप्रभुता का भक्त है। उसके अनुसार दर्शन का रहस्य एक राजा के स्थान पर लोक प्रभुत्व की स्थापना को करने में है। वह 3 बातें बताता है। पहला है, मनुष्य स्वभावतः स्वतंत्र और स्वाभिमानी है। सरकार के अधिकार किसी संधि पर आधारित नहीं होने चाहिए जिनसे इन समान और स्वतंत्र व्यक्तियों को स्वतंत्रतापूर्वक स्वीकार किया हो। और तीसरा, यह संधि जो एक बार व्यक्तियों के लिए न्याय थी, किसी समाज का अविभाज्य अंग बन जाती है और वह समाज अपने आंतरिक संविधान तथा नियम निर्धारण को निश्चित करने का अविच्छेद अधिकार बनाए रखता है। इसलिए कहा जाता है कि होब्स का लेवियाथन रूसों का सिरकटा सामान्य इच्छा है। रूसों के शासन संबंधी विचार। लोक की भांति ही रूसो भी राज्य और शासन अथवा सरकार के मध्य अंतर स्पष्ट करता है। उसके शब्दों में सामाजिक समझौते द्वारा निर्मित संपूर्ण समाज जिसमें कि सामान्य इच्छा का वास होता है, वह राज्य है, जबकि शासन अथवा सरकार केवल वह व्यक्ति या व्यक्ति समूह है जिसको समाज द्वारा अधिकार प्रदान किया जाता है। वह संप्रभुता की इच्छा की पूर्ण करे। रूसों के विचार से स्पष्ट है कि सामाजिक समझौते द्वारा राज्य अथवा संप्रभुता का जन्म होता है, शासन या सरकार का नहीं। शासन तो एक मध्यवर्ती एंड इंटरमीडिएट बॉडी है जो संप्रभुता और जनता के बीच होती है, ताकि लोगों की नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा हो। शासन का आरंभ किस प्रकार हुआ, रूसों का वर्णन इस संबंध में कुछ अस्पष्ट है। शासन निर्माण के लिए उसने एकत्रित संप्रभु जनता ने सबसे पहले शासन का स्वरूप निर्धारित किया और जब यह निश्चय किया कि इस प्रकार स्थापित पदों पर किन व्यक्तियों की नियुक्ति की जाए, रूसों के अनुसार इन दोनों मतों में भेद था। पहला मत सामान्य इच्छा को प्रदर्शित करना था, जबकि वह मत केवल शासन का निर्माण करता था। दोनों मतों के मध्य जनसभा के चरित्र में परिवर्तन होता था तथा संप्रभुता थी, जबकि दूसरी सभा जनतंत्रीय शासन का स्वरूप धारण कर लेती थी। रूसों का विश्वास था कि प्रत्येक शासन का रूप जनतंत्र से ही आरंभ होता है। रूसो कहते हैं कि राज्य पूरे समाज का सूचक है और वह अनुबंध द्वारा बना हुआ है, सामूहिक इच्छा को अभिव्यक्त करता है। इसके विपरीत शासन केवल शक्ति या व्यक्ति समूह का सूचक है जो समाज द्वारा आदेश पाकर सामान्य इच्छा को क्रियान्वित करता है। रूसों ने सरकार को न्याय व्यवस्था, मंडल अथवा राजा, प्रिंस कहकर पुकारा है। सरकार या शासन संप्रभु संपन्न जनता का नौकर मात्र है और संप्रभु जनता द्वारा दी गई शक्तियों का ही प्रयोग कर सकता है। जनता अपनी इच्छा से सरकार की शक्ति को सीमित या संशोधित कर सकती है और उसे वापस भी ले सकती है।
रूसो ने शासन का वर्गीकरण भी किया है, पर यह उसके दर्शन का सबसे निराशाजनक है। उसने मॉन्टेस्क्यू की भांति जलवायु, जमीन और भौगोलिक परिस्थितियों के महत्व को स्वीकार करते हुए माना है कि इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर यह बताया जा सकता है कि किस प्रदेश के लिए कौन सी व्यवस्था उत्तम है। रूसो के अनुसार शासन के विभिन्न रूप हो सकते हैं। पहला है राजतंत्र मोनार्की, दूसरा है कुलीन तंत्र एरिस्टोक्रेसी, तीसरा है जनतंत्र डेमोक्रेसी और चौथा है मिश्रित मिक्स्ड। जिस शासन की बागडोर एक व्यक्ति में हाथ में होती है उसे राजतंत्र, कुछ व्यक्तियों में होती है उसे कुलीन तंत्र और समस्त जनता या उसके बहुमत में होती है उसे जनतंत्र कहा गया है। सरकार के इन तीनों प्रकारों की रूपरेखा बदलती रहती है। चौथा वर्ग मिश्रित सरकार का है। इन रूपों में सर्वोत्तम कौन सा है, सैद्धांतिक रूप से ये बताना संभव नहीं है। परिस्थितियों और स्थिति के अनुसार कोई भी शासन सर्वोत्तम या निकृष्टतम हो सकता है। हाँ, यह अवश्य है कि शासन की प्रगति का निश्चित चिन्ह जनसंख्या है। जिस राज्य में जनसंख्या बढ़ती जाएगी, समझना चाहिए कि वह प्रगति की ओर बढ़ रहा है। रूसो की यह बात आज के युग में निश्चित ही विचित्र सी लगती है। शासन के विभिन्न प्रकारों में रूसो का सुझाव यूनानी नगर राज्यों के प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की ओर है। अब हम देखेंगे रूसो के विचारों का मूल्यांकन। रूसो के मूल्यांकन के विषय में आलोचकों में घोर मतभेद हैं। जहाँ वेपर, लेंस आदि ने रूसो की खुलकर प्रशंसा की है, वहाँ वाल्तेयर, मार्ले आदि ने रूसो की कटु आलोचना की है। एक ओर रूसो को महान दार्शनिक पुकारा गया है और दूसरी ओर उसे मिथ्यावादी तथा सभ्यताहीन कहा गया है। GDH कोल ने रूसो को राजदर्शन का पिता कहा है और उसके सोशल कॉन्ट्रैक्ट को राजदर्शन के ऊपर महानतम ग्रंथ बताया है। तथापि अन्य कुछ विद्वानों ने रूसो को व्यक्ति के लिए अधिकतम स्वतंत्रता चाहने वाला व्यक्तिवादी माना है, तो कुछ उसे सर्वाधिकारवादी का पोषक बताते हैं। जो भी हो, इससे यह इनकार नहीं किया जा सकता कि विरोधाभासी विचारों को प्रकट करते हुए भी रूसो ने राजदर्शन के इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला। वह सामान्य इच्छा के सिद्धांत द्वारा प्रभुसत्ता और स्वाधीनता में समन्वय स्थापित करता है और इस प्रकार प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा नैतिक आधार प्रदान करता है। उसका मूल सत्य यह उद्घाटित करता है कि शक्ति नहीं बल्कि इच्छा राज्य का आधार है। रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता की नींव डाली। रूसो ने यह स्पष्टतः घोषित किया कि चाहे राजनीतिक संस्था का स्वरूप कुछ भी हो, उसमें जनता की संप्रभुता एक तथ्य है। रूसो ने राज्य और शासन के मध्य तथा संप्रभु कानून व सरकारी कानून के बीच भी भेद स्पष्ट किया है। उसका संप्रभु कानून ही आधुनिक लौकिक या संवैधानिक कानून का स्रोत है। उसके प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही आधुनिक युग में इस बात पर बल दिया जाता है कि शासन के विधेयतात्मक पॉजिटिव लॉ देश के मौलिक कानूनों के अनुकूल होने चाहिए। यह ठीक है कि रूसो के विचार मौलिक नहीं है, किंतु उसका विशेष महत्व इस बात में है कि वह पुराने विचारों का नया प्रयोग करता है। रूसो ने प्रभुता को कानून संबंधी विचारों का संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं पर जो भी प्रभाव पड़ा उसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। रूसो के ग्रंथ फ्रांस की क्रांति की पाठ्य पुस्तकें बन गई थी। रूसो यद्यपि राष्ट्रवाद का समर्थक नहीं है, किंतु समूह की एकता और दृढ़ता की भावना पर बल देकर उसने राष्ट्रभक्ति को एक आदर्श रूप दिया। सेबाइन कहते हैं कि रूसो स्वयं राष्ट्रवादी नहीं था, किंतु उसने नागरिकता के प्राचीन आदर्श को एक ऐसा रूप प्रदान किया जिससे राष्ट्रीय भावनाओं के लिए उसने अपनाना संभव हो सका। रूसो के विचारों का जर्मन विज्ञानवाद पर भी गहरा असर हुआ। वह मानव की नैतिकता का समर्थक था। स्वतंत्रता को वह जीवन का परम तत्व मानता था और इस कारण नीति शास्त्र के क्षेत्र में भी उसका क्रांतिकारी प्रभाव हुआ। कॉन्ट कहते हैं कि सरल मानव की नैतिक वृत्तियों का महत्व उसे रूसो के ग्रंथ से ही विदित हुआ। तार्किक वाग्जाल के बदले हृदय की सरलता पर जो ध्यान रूसो ने दिया, वह मानवतावादी नीति शास्त्र का आधार हो सकता है। स्वतंत्रता की विराट घोषणा रूसो ने की और नैतिकता का इसे आधार बतलाया। इस प्रस्ताव का गहरा असर जर्मनी के दार्शनिकों पर पड़ा। इस कारण हीगल ने कहा था कि रूसो के ग्रंथ में ही स्वतंत्रता की बुद्धिपूर्वक अभिव्यक्ति हुई है। स्वतंत्रता के साथ ही समानता पर रूसो ने जो बल दिया, इस कारण कहा जा सकता है कि न केवल लोकतंत्र का ही नहीं अपितु समाजवाद का बीज भी रूसो के ग्रंथों में निहित है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि रूसो की विचारधारा के 3 दृष्टिबिंदु व्यक्तिवाद, समूहवाद और नैतिक स्वतंत्रतावाद को गहरा परिचय प्राप्त हुआ है। थैंक यू।